हेलो स्टूडेंट्स। नाउ अपन लोग अब क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसी बात के ऊपर। ये जो क्वेश्चन किया इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टूडेंट, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस। फाइंड द लोकस ऑफ फाइंड द लोकस ऑफ find the locus of the center of a circle. Find the locus of the center of a circle. Find the locus of the center of a circle which touches two given circle externally. Two given circle externally. अच्छा, ये जो दो गिवन सर्कल है, ये दोनों गिवन सर्कल है, मतलब इसके बारे में हमें इनकी इंफॉर्मेशन पता है। तो देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान है और बहुत ही लॉजिकल है। बेहद ही आसान है और बेहद ही लॉजिकल है। वो कैसे? तो वो ऐसे, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए हमें। सो वी मेक ए डायग्राम, उसी से सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, दो गिवन सर्कल हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अच्छा, इस सर्कल, इन दोनों सर्कल को, एक सर्कल है जिसके सेंटर का लोकस चाहिए हमको, और वो सर्कल इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। लुक लाइक दिस। ये जो मैंने डैश 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 सर्कल बनाया है, इसके सेंटर का लोकस चाहिए। तो एक काम करते भाई, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज P। लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज P, और इसके सेंटर को मान लेते हैं C1, इसके सेंटर को मान ले C2, और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इसकी रेडियस हमें पता होगी, इसकी भी रेडियस हमें पता होगी, और मान लेते हैं कि इस सर्कल की रेडियस R है, जिसका लोकस चाहिए R हमने मान ली। लेकिन R1 R2, इसमें अगर मैं लिखना चाहूं कि C1 एंड C2, R1 R2, ये हमें नॉन डाटा है। दीज आर द नॉन वैल्यूज, नॉन वैल्यूज या नॉन थिंग्स है। R मैंने अपनी तरफ से माना है और पॉइंट P भी अपनी तरफ से अज्यूम किया। तो R मेरे फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए। R को मुझे एट एनी कॉस्ट हटाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना। सो दीज आर द नॉन वैल्यूज। ओके, याद करो कुर्बानी जो हमने सर्कल में दी थी। अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करता है तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट, अगर ये सर्कल इस सर्कल के साथ एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो पहला इक्वेशन हम लोग यहां पे बना सकते हैं कि दिस इज C1P, और यहां पे क्या बना सकते हैं C2P। तो C1P, P जो सेंटर ले लिया, तो C1P बराबर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर R प्लस R1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। एंड इस वाले केस से क्या मिलेगा? C2P बराबर R प्लस कितना? R2। एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्या करना था? हमारा लॉजिक क्या था कि फाइनल आंसर में क्या नहीं होना चाहिए? R नहीं होना चाहिए। तो R एक ही शर्त पे यहां से जा सकता है कि जब मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां से क्या कर दूं? घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। सो नाउ यूजिंग 1 माइनस 2 वी गेट, तो ये मिलेगा मुझे स्टूडेंट C1P माइनस C2P इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और R1 माइनस R2 इज ए गिवन डाटा विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। रेडियस था ना, तो ये हो गया रेडियस, मतलब दिस इज कांस्टेंट। ओहो इंटरेस्टिंग। याद करो मैंने अभी अभी आपको बताया
S1P माइनस S2P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉइंट P का लोकस क्या होगा बच्चा? हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला। सो पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे दैट, पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, ये डिफरेंस दिख रहा है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि द लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला, whose foci are C1 एंड C2, ये दोनों फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। तो C1 और C2 इसकी क्या हो गई साहब? फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहां तक की बात शायद स्टूडेंट आपको क्लियर है, यहां तक की बात आपको शायद क्लियर है। क्लियर और नॉट? नाउ तो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। सो नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन अगेन। Now we take one more questions. एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, टी ये लिखूंगा भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ the hyperbola x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्या बताना हमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एक आध चीजें और भी निकाल लेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉमा ले लेते हैं यहां पे डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, कॉमा ले लेते हैं यहां पे फोकस। क्या ले लेते हैं? फोकस। क्लियर स्टूडेंट? हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टीए, डायरेक्ट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब हमें फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए और ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। इसको देख के मेरे मन में क्या ख्याल आएगा? इसको मैंने देखा और मेरे मन में ख्याल आएगा कि यार ये किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये भी किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है, यहां पे कहीं लाइन का खेल है। तो मैं गया स्टार्टिंग फेज में। कहां पे? स्टार्टिंग फेज मेरा ये था PS बराबर EPM। क्या लेंगे? PS बराबर EPM। एक और ले लेते हैं, एसेंट्रिसिटी भी पूछ लेते हैं, कॉमा एसेंट्रिसिटी भी पूछ लेते हैं आपसे, राइट? सो इस हाइपरबोला के बारे में एसेंट्रिसिटी बतानी है, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन बताना है और फोकस का इक्वेशन बताना है, ये सारी चीजें हमें बतानी। चलो, ई मतलब एसेंट्रिसिटी। तो इसको देखते ही मेरे मन में ख्याल आया बच्चा कि भाई ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस में साहब अंडर रूट होता है। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं PS बराबर EPM के साथ, तो PM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नीचे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है। हाँ सर आता है। सर AX प्लस BY, हाँ साहब कुछ तो बन रहा है। कैसे बन रहा है? लेट्स सी। तो मैं यहां लिखूंगा वी कंपेयर दिस विद PS इज इक्वल टू EPM। तो ये PS तो दिख रहा है लेकिन अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट पहले काम करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाएं भाई? ऐसे बना लेते हैं।
ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया भाई अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट सेट कर दिया, तो ये हो गया 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बेसिकली दिस इज 5, क्या है 5 है ना। अच्छा, स्क्वायर अंडर रूट लिया हमने, तो यहां पे क्या बिठाओगे भाई 5, तो ये तो हो गया PS, और ये भाई साहब हो गए E, और ये हो गया PM। तो देख सकते हो आप S फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, S इज फोकस, और इसके कोऑर्डिनेट इसे पकड़ के 0, इसे पकड़ के 0, 3,-1 फोकस आ गई। अच्छा, यहां पे जो लिखा रहता है वो डायरेक्ट्रिक्स लिखा रहता है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो कि आ गई 4x प्लस 3y बराबर 0, और अगला एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5, जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई साहब, 5 आ गई। तो ये बात भी शायद आपको क्लियर है। अब मुद्दा है कि भाई हमें क्या चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। अब देखा कि ट्रांसवर्स एक्सिस होती क्या है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है ना वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और फोकस से पास करेगा, क्योंकि आप अगर देखें हाइपरबोला का पिक्चराइजेशन तो ये ऐसा है। मान लो ये मैंने स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, क्योंकि फोकस 3,-1 है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं ले सकता मैं, या फिर चलो ऐसा बनाते हैं, कहीं कुछ और टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। ये कहीं सेंटर है, ये वाई नहीं है, ये एक्सिस है, ये टीए है और ये सी है, ये टीए है और ये सीए है। अगर हमको इस क्वेश्चन में सीए का भी इक्वेशन पूछ लेता तो वो भी हम लोग बता सकते थे, वो भी मैं बताता हूं कि कैसे। तो ये सेंटर हो गया, तो अच्छा एक फोकस हमारे पास निकल के आ गई 3,-1, तो ये डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मेरे पास है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है भाई, 4x प्लस 3y बराबर 0। अगर मुझे ये लाइन चाहिए और ये पॉइंट मुझे पता है S 3,-1, तो ये लाइन चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप मुझे यहां से मिल जाएगा और पासिंग पॉइंट मुझे पता है। सही है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, तो TA इज द, इसे यहां से अब मिटा देते हैं, 4x प्लस 3y था ना डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई, फोकस से पास कर रहा है, तो TA इज ए लाइन which is perpendicular to directrix and passes through focus, which is perpendicular to directrix and passes through the focus, as simple as that। तो पासिंग पॉइंट मुझे पता है। अच्छा यहां पे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेता हूं मैं। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा बाबू, माइनस का 4/3। तो स्लोप ऑफ TA कितना आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 3/4। पलट दिया, M1 M2 बराबर -1। पासिंग पॉइंट मुझे पता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लिख दिया, y माइनस y1, फोकस कितना है y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4
x माइनस 3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया। ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अच्छा भाई एक और बात बताऊं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे वो पूछता कि कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो कॉन्जुगेट एक्सिस इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती और उसके लिए पैरेलल होती तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस कहां से पास करती, सेंटर। तो हमें फिर इस हाइपरबोला का सेंटर निकालना पड़ता, हमें फिर इस हाइपरबोला का क्या निकालना पड़ता, सेंटर निकालना पड़ता। तो सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, आइदर वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, जैसे हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, तो एक मेथड पढ़ाया गया था आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड यूज करके हम लोग इस कॉनिक का सेंटर निकाल सकते हैं। कॉनिक इज हियर हाइपरबोला, तो इसे पार्शियली एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। और फिर अगर मुझे ये लाइन चाहिए तो सेंटर अगर मिल गया और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन अगर चाहिए तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टीए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सब चीजें एक ही हैं, करने का एक ही तरीका, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहां तक की बात शायद स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक काम कर ही लेते हैं फिर इस केस में। इस केस में अगर हमें सेंटर निकालना है तो सेंटर कैसे निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो। अच्छा, इलिप्स का क्वेश्चन भी होता तब भी हम लोग सेंटर ऐसे ही निकालते, इलिप्स के अंदर भी हम लोग सेंटर ऐसे ही निकाल सकते हैं। पैराबोला के पास तो बेचारे के पास सेंटर होता ही नहीं है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। तो इलिप्स का सेंटर अगर निकालना है, हाइपरबोला का सेंटर अगर, यहां तो हाइपरबोला है, तो अगर सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर उसका सेंटर निकालना है तो एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इन अबव क्वेश्चन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन अबव क्वेश्चन फाइंड पहला पार्ट सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, और दूसरा पार्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये दोनों चीजें मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला निकालना है तो तरीका देखिए, इसे एक बार यहां से अब हटा देते हैं। सेंटर कैसे निकालना है, अगर मान लो आपके पास एक जनरल हाइपरबोला दिख रहा है, अगर उसका हमसे सेंटर पूछ रहा है सामने वाला, तो इसका सेंटर कैसे निकालना है। तो देखो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे। एक बार हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x। तो अगर आपको डाउट लगता है तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। आ जाओ, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस नॉट प्लस -6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 × 12 दूनी 24, 24xy इज इक्वल टू 0। ये कॉनिक का इक्वेशन है। एक बार फिर से देख लो, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो ये एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर 16, ये इक्वल था ना, नॉट गड़बड़ हो गया ना। तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 24xy। आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर। तो 16 में एक गया 15x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 9 में एक गया 8y स्क्वायर प्लस 24xy, इसको उधर ले गया प्लस का 6 माइनस का 2y, 9 और 1 10, तो उधर जाएगा तो माइनस आई थिंक 10 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन अगेन आप फिर से चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 तिये 12 दूनी 24। ये 16 में एक गया 15, 9 में एक गया 8 और प्लस का 24xy और प्लस 6x माइनस 2y, 9 और 1 10, उधर गया तो माइनस 10। अब क्या करना बच्चा लोग, पार्शियल डिफरेंशिएट करना एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लेते हैं कि लेट, इसको मैंने f मान लिया। f क्या है ये, 15x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 6x माइनस 2y माइनस 10। डेल f पार्शियल डिफरेंशिएशन बाई डेल x। इस केस में जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y पूर्णतया कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट। y कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बच्चा, 0। 15 दूनी 30, 30x प्लस 0, y कांस्टेंट है तो x का कितना हो जाएगा 1, तो ये 24y, x का तो 1 हो गया। और विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y कांस्टेंट है तो प्लस कितना 6 और आगे पूरा इंटायरली 0। सिमिलरली डेल f बाई डेल y, इस केस में x पूर्णतया कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो ये 0, ये 8 दूनी 16y, फिर इस केस में y का तो 1 हो जाएगा लेकिन x तो आएगा ना, कांस्टेंट है 24x एंड प्लस कितना 0, इधर भी 0 इधर भी 0, यहां 0 आ गया x का, इधर मिलेगा माइनस का 2 और आगे मिल गया 0। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज क्लियर। अब मेरे पास सेंटर निकालने के लिए 15 दूनी 30, 8 0, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो प्रोडक्ट में तो वो तो आएगा ही ना। अब हमें क्या चाहिए, फॉर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, क्या कहा मैंने, फॉर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, फॉर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला क्या मिलेगा बच्चा, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, 30, 6 शायद कॉमन आ रहा है तो 5 प्लस 6 4 प्लस 1 बराबर 0, पहला इक्वेशन, और इसमें शायद 2 कॉमन आ रहा है तो ये मिलेगा 12x प्लस 8y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन आई स्टूडेंट ये, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक सेंटर निकल के आ जाएगा, किसका, दो लीनियर इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है, इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है। सॉल्व कैसे करें, चलो इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 40x, 8 से करा गया, 2 से करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा, तो 40 नहीं आएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x प्लस 8y प्लस 2, ऊपर वाली इक्वेशन को, इट इज मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इसको नीचे लिख लिया 12x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस माइनस प्लस गया, ये मिलेगा माइनस का 2x और प्लस आई थिंक 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2।
x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 एंड सिमिलर फैशन हम लोग यहां पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की। x की वैल्यू आ गई 3/2, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू आएगी 4y इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स इज 3/2 और -1, तो ये मिलेगा माइनस का 15/2 -1 -15 -17/8 आ गया y का वैल्यू। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। x इज इक्वल टू 3/2 डाल दिया मैंने, x इज इक्वल टू 3/2 डाला इस इक्वेशन में, तो इसको इधर उचका दिया, तो -5 इंटू एक्स, ये भी इधर ले गया -1, तो x का वैल्यू रख दिया 15/2 -1 -17/8, तो ये आ गया सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐसे ही, अगर मान लो इलिप्स का इक्वेशन भी हमारे पास ऐसा ही होता तो मेरे पास सेंटर का इक्वेशन भी ऐसे ही निकलता। पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रेस्पेक्ट टू वाई। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज क्लियर। तो फाइनली आई एम सेइंग व्हाट स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 कॉमा माइनस का 17/8, और उसके बाद सेंटर अगर मुझे मिल गया तो कॉन्जुगेट एक्सिस का जो इक्वेशन निकलेगा वो तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन आएगी, और पासिंग पॉइंट मुझे पता है, तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्लोप हम लोग निकाले हैं, पासिंग पॉइंट मुझे पता है, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द हियर इक्वेशन ऑफ conjugate axis. This is the way, this is the process to find equation of conjugate axis. I think this is correct. तो ये बात आपको शायद स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। Okay, now we take one more questions here. Now we take one more questions here. एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। The foci of a hyperbola. The foci of the hyperbola फोकाई के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द कोइंसाइड मतलब एक जैसा ही है, मतलब सेम हो गया। कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स, फोकाई ऑफ एलिप्स coincide with the foci of ellipse, x²/25 plus y²/9 is equal to 1। तो कह रहा है कि find the equation of the hyperbola and eccentricity is 2, then find the equation of hyperbola if eccentricity of hyperbola is 2। EH मतलब eccentricity of the hyperbola 2। हाइपरबोला की eccentricity कितनी है स्टूडेंट, 2 है। यहां तक की बात शायद आपको क्लियर है। कोइंसाइड मतलब हमको तो एक डाटा दिया गया है, किसका भाई, इलिप्स दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया। तो अगर इलिप्स दिया गया है तो पहले एक काम करो, अगर हमें इलिप्स दिया गया है तो इस आधार पे हम लोग क्या करें, पहले इलिप्स की बात करते हैं। तो यहां पर इलिप्स के केस में x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1, a² का वैल्यू 25, b² का वैल्यू 9,
ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3। एसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं। ई बराबर बड़ा कौन, 25 माइनस 9/25, ये आ गया 4/5। ये एसेंट्रिसिटी आ गई बच्चा किसकी, इलिप्स की आ गई। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आ गई। अब ये कॉन्साइड कर रहा है तो इसकी फोकाई कितनी हो जाएगी भाई, इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट आएंगे ±1 E,0। तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो यह आ जाएगा ±4,0। दिस इज ±4,0 स्टूडेंट। सो इसका मतलब हाइपरबोला की फोकाई भी ±4,0 होगी। सो इट मीन्स फोकाई ऑफ द हाइपरबोला is also ±4,0 होगी। It means foci of the hyperbola is also ±4,0 होगी। तब एक काम करते हैं, हम एक हाइपरबोला का इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो उसे अज्यूम करते हैं। तो मैंने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² बाई a² कैपिटल y² बाई b² बराबर 1। अब मेरा टारगेट है बाबा a और b को निकालना। तो इसकी जो फोकाई होगी वो मैं कैसे लिखूंगा, इसकी फोकाई होगी ±a और EH,0। a का वैल्यू मुझे चाहिए, a का वैल्यू मुझे चाहिए, AEH का वैल्यू मुझे चाहिए। अच्छा, ये जो डाटा है वो इस डाटा इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या लिखा नाउ, क्योंकि ये भी हाइपरबोला की फोकाई। सो नाउ वी कंपेयर, और यहां से मुझे AEH का वैल्यू 4 मिल गया और ये मुझे कितना दिया था 2, तो A का वैल्यू मुझे 2 मिल गया। A का वैल्यू मुझे 2 मिल गया। अब एक और इक्वेशन मैं जानता हूं कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, एसेंट्रिसिटी भी मुझे पता है, तो इस वाले को मैं यहां से मिटा देता हूं और अब मैं लिखूंगा वी नो दैट EH for hyperbola is equals to a² plus b² डिवाइडेड बाई a²। EH का डाटा मेरे पास है 2, तो ये हो गया 4 बराबर स्क्वायर कर दिया भाई, तो ये भी 4 प्लस b² बाई 4 आ गया। तो यहां पे मेरे पास b² का वैल्यू 16 में 4 गया तो 12 बच गया, तो b² का वैल्यू 12 आ गया। a² मिल गया, b² मिल गया, तो हाइपरबोला का इक्वेशन भी मिल गया। तो मैं फाइनली स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं फाइनली मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² बाई a² मतलब 4 माइनस y² बाई b² इज 12 इज इक्वल टू 1। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट। ये वाला मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। अब यहां पर ये नहीं बोलेंगे हाइपरबोला के केस में a बड़ा b बड़ा, ये a बड़ा b बड़ा, ये खेल हम ओनली इलिप्स में खेलते हैं। हाइपरबोला में a बड़ा b बड़ा का खेल नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे देखो यहां ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं, उसमें तो वो x² और y² का साइन का ध्यान रखना आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में तो हमें उसके साइन का ध्यान में रखना है। आई थिंक स्टूडेंट ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। सो एक बार हम लोग डिटेल थोड़ा सा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ट्रेसिंग कर लेते हैं कि वो बनेगा कैसे। वो दिखा तो मैंने दिया कि उसका इक्वेशन होगा कैसे, लेकिन हम लोग उसका ट्रेसिंग एक बार कर लेते हैं। उसका ट्रेसिंग कर लेंगे तो हमें कुछ पता चल जाएगा और उसके बारे में जो भी चीजें उसको हम एक बार लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बढ़ते हैं आगे और वो है ट्रेसिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। किसकी बात करेंगे? ट्रेसिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नाउ या फिर डिस्कशन अबाउट कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बातें की। ट्रेसिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ट्रेसिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा दिखता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगेन आई एम राइटिंग हियर। एक बार मैं फिर से लिखता हूं। देखिए बहुत आसान है ट्रेसिंग करना। ये जितने भी जो चीजें बता रहा हूं ये हमें एक ग्राफ को प्लॉट करने के बहुत काम आती है और ये बहुत आसान है। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, सही बता रहा हूं। बी सीरियस, मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। बस वो समझ में आ जाए, अगर समझ में आ गया तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। क्लियर? कोई रटाफिकेशन नहीं है, देयर इज नो रटाफिकेशन। आपको जो आ रहा है उसको आप एनालिसिस करते जाइए। बस कुछ चीजें तो है, ठीक है भाई, लर्न तो करनी पड़ती है क्योंकि वी आर नॉट साइंटिस्ट, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट थोड़ी ना है। तो ट्रेसिंग ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सो स्टूडेंट कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिखता कैसा है सर? वो ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये ऐसा दिखता है। दिस इज सी एच, दिस इज सी एच। आई थिंक यहां लिख देता हूं मैं सी एच। सी एच स्टैंड फॉर कंजुगेट हाइपरबोला। एच मतलब हाइपरबोला। सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। तो पहला पॉइंट